2 दिन बाद जब ड्राफ्ट बैंक में लगाया जाता है तो पता चलता है कि वित्त मंत्री के पीए का दिया हुआ ड्राफ्ट पूरी तरह से फर्जी है। अगले दिन मिल के लोग जब आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर अपना सामान लेने पहुंचे तो वहां न नटवरलाल था, न मिथिलेश कुमार और न ही मिल मालिक का सामान। लेकिन यहाँ पुलिस को एक गलतफहमी होती है कि उन्होंने मिथिलेश के साथी को पकड़ा है जिसका नाम मिल में नटवरलाल बताया जा रहा था। जब एक व्यापारी ने सरकारी तंत्र में अपने सोर्सेज से जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह पूरा प्रोजेक्ट ही फर्जी था। भारत सरकार ने ऐसा कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं था। बाद में जब जांच हुई तब पुलिस वालों को पता चला कि जाने वाला कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि नटवरलाल था। पार्लियामेंट को बेचने के लिए नटवरलाल ने देश के उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाली दस्तखत कर इस तरह फर्जी दस्तावेज बनाए कि खरीदने वाले को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। दोस्तों, ये जोक आपने कई बार सोशल मीडिया में पढ़ा या सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये एक असली घटना है और इसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल ही है। और यहीं से मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव हमेशा के लिए बन गया नटवरलाल। दोस्तों, ये आखिरी बार ही था जब किसी ने नटवरलाल को जिंदा देखा, क्योंकि उसके बाद नटवरलाल कभी किसी को नजर ही नहीं आया। साल 1987 जब देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी और वित्त मंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक घड़ी की दुकान पर 75 साल के एक बूढ़े इंसान ने अपना परिचय फाइनेंस मिनिस्टर एनडी तिवारी के पीए के रूप में देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स के लिए एक सभा का आयोजन किया है जिसमें वो सभी लीडर्स को कीमती घड़ी गिफ्ट देने वाले हैं। क्योंकि कांग्रेस के सभी बड़ी लीडर्स की कुल गिनती 93 है, इसलिए मैं आपसे अच्छी क्वालिटी की कीमती 93 घड़ियां लेने आया हूं जो कि बड़े बड़े राजनेताओं को दी जा सके। घड़ी वाला एनडी तिवारी के पीए को घड़ी दिखाता है और जब एक एक कर 93 घड़ियां पसंद कर ली जाती है तो फाइनेंस मिनिस्टर के पीए शॉपकीपर से कहता है कि क्योंकि समारोह कल है इसलिए वो घड़ी पैक करके रखे, वो कल सुबह आकर पैसे दे जाएगा और घड़ियां ले जाएगा। अगले दिन पीए शॉप पर पहुंचता है तो सभी 93 घड़ियां पैक होती है। पीए शॉपकीपर से कहता है कि आप अपना एक आदमी मेरे साथ नॉर्थ ब्लॉक में भेज दीजिए जहां वो घड़ियां देकर अपनी पेमेंट ले जाएगा। दोस्तों, दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक एक ऐसी जगह है जहां ज्यादातर बड़े बड़े उद्योगपति, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज और नेता राजनेताओं के साथ विधायक, सांसद से लेकर राज्य और केंद्रीय मंत्री भी रहते हैं। यानी कुल मिलाकर नॉर्थ ब्लॉक एक पूरी तरह से वीवीआईपी एरिया है। शॉपकीपर का आदमी फाइनेंस मिनिस्टर के पीए के साथ नॉर्थ ब्लॉक में एक आलीशान जगह पर जाता है और घड़ियों की पूरी कीमत का ड्राफ्ट लेकर वापस आ जाता है। 2 दिन बाद जब ड्राफ्ट बैंक में लगाया जाता है तो पता चलता है कि वित्त मंत्री के पीए का दिया हुआ ड्राफ्ट पूरी तरह से फर्जी है। तुरंत पुलिस कंप्लेंट की जाती है तो थोड़ी बहुत जांच और ठगी के इस तरीके को देखकर ही पुलिस कंफर्म कर देती है कि फाइनेंस मिनिस्टर का वो पीए कोई और नहीं बल्कि 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किले के साथ साथ 1 बार राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट को उसके 534 सांसदों के साथ ही कौड़ियों के दाम पर बेचने वाला देश का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल है। बिहार के सिवान जिले के जीरादई नाम के गांव में वहां के एक धनी जमींदार सेठ रघुनाथ प्रसाद के घर 1912 में जब उनके पहले बेटे ने जन्म लिया तो उसका नाम रखा गया मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं, जीरादई नाम का ये वही गांव है जो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ साथ कई आईएएस और आईपीएस को भी जन्म दे चुका है। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव जब बड़ा हुआ तो गाँव के ही एक शख्स ने एक बार उससे कहा कि मैं तुम्हें एक ड्राफ्ट देता हूं, तुम शहर के बैंक में जाकर उसे कैश करा कर ला दो। मिथिलेश जब बैंक में गया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक कागज में सिर्फ सिग्नेचर की वजह से ही उसे कैश मिल गया था। मिथिलेश ने ड्राफ्ट के सिग्नेचर को याद कर लिया। खैर, फिलहाल तो उसने जिसके पैसे थे उसे जाकर दे दिए, लेकिन क्योंकि उसने सिग्नेचर याद कर लिए थे सो मिथिलेश को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती वो बैंक जाकर वही सिग्नेचर करता और पैसे निकाल लाता। और जब तक उसके गांव वालों को इसका पता चलता मिथिलेश 1000 रुपए से भी ज्यादा निकाल चुका था। दोस्तों, ये 1925 से 1930 की घटना है और उस टाइम 1000 रुपए का मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। बात जब पूरे गांव में फैल गई तो मिथिलेश भागकर कलकत्ता पहुंच जाता है और तब उसके पास सिर्फ 5 रुपए ही बचे हुए थे। यहाँ मिथिलेश कई दिनों तक सड़क पर रहा और कहते हैं कि तब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे ही रहा और पढ़ा करता था। और पैसे कमाने के लिए उसने कलकत्ता के ही एक कॉटन मिल के मालिक सेठ केसरराम की बेटी को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया और इन्हीं पैसों से उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। एक बार उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए सेठ केसरराम से एडवांस मांगा तो सेठ ने उसे एडवांस देने से मना कर दिया। उसकी इस बात से मिथिलेश इतना नाराज हुआ कि अब वो सेठ को सबक सिखाने का सोचने लगा और उसके लिए उसने एक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। मिथिलेश ने पहले बहुत बारीकी से कॉटन के बारे में जानकारी इकट्ठी की
और कुछ दिनों बाद मिथिलेश ने सेठ से कहा कि वो सेठ को मार्केट से बहुत कम दाम पर रॉ कॉटन दिलवा सकता है। मिथिलेश की कॉटन की जानकारी इतनी बारीक और फुलप्रूफ थी कि सेठ को उस पर भरोसा हो जाता है और वो मिथिलेश को 4.5 लाख रुपए दे देता है। दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है कि मिथिलेश उसके बाद ना तो कभी सेठ के हाथ आया और ना सेठ के हाथ में उसका माल आया। और उस दौर में 4.5 लाख कितने होते होंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यहां से मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का कॉन्फिडेंस और बैंक बैलेंस दोनों बढ़ते चले गए। मिथिलेश कलकत्ता से भागकर सीधा मुंबई गया और यहां वो पहली बार ही आया था। मुंबई पहुंचते ही मिथिलेश एक कपड़ा मिल में नटवरलाल नाम के एक मिल के ही आदमी के साथ परचेजिंग ऑफिसर बनके गया और यहां उसने कहा कि वो मिल मालिकों को काफी सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल दिलवा सकता है। और फिर उसने अपनी बातों से मिल मालिक को इंप्रेस करते हुए कहा कि अगर वो उसे ऑर्डर देते हैं तो वो कल सुबह तक आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर उसका माल पहुंचा देगा। मिल मालिक मिथिलेश की बातों और जानकारी से इंप्रेस तो था ही, ऊपर से मिथिलेश ने उससे कहा कि वो उसे अभी पूरे पैसे ना दे बल्कि थोड़ा बहुत एडवांस दे दे और बाकी रकम माल डिलीवर होने के बाद उसे दे। मिल मालिक इसके लिए तैयार हो जाता है और मिथिलेश 3.5 लाख रुपए एडवांस लेकर चला जाता है। अगले दिन मिल के लोग जब आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर अपना सामान लेने पहुंचे तो वहां न नटवरलाल था, न मिथिलेश कुमार और न ही मिल मालिक का सामान। दोस्तों, इससे पहले मिथिलेश पर धोखाधड़ी का ही आरोप लगा था क्योंकि उसने अभी तक जान पहचान वालों को ही लूटा था। लेकिन यह पहली बार ही था कि मिथिलेश ने किसी अनजान को अपना शिकार बनाकर ठगी की थी। हालांकि अपनी इस तीसरी ही ठगी के बाद मिथिलेश पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पुलिस को एक गलतफहमी होती है कि उन्होंने मिथिलेश के साथी को पकड़ा है जिसका नाम मिल में नटवरलाल बताया जा रहा था। और बस यहीं से उसका नाम नटवरलाल पहले पुलिस की फाइलों में और फिर आम लोगों तक भी फेमस होता चला गया और यहीं से मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव हमेशा के लिए बन गया नटवरलाल। लेकिन पुलिस नटवरलाल को ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख सकी। जब नटवरलाल पकड़ा गया तब उसके पास एक लकड़ी का बक्सा था। जेल में उसने सभी पुलिस वालों से कहा कि उसे पुलिस की वर्दी पहनने का बहुत शौक है और जो भी उसे जेल में पुलिस की वर्दी लाकर देगा वो उसे पैसों से भरा बक्सा दे देगा। इसी लालच में आकर कुछ पुलिस वाले ने उसे जेल में ही सब इंस्पेक्टर की वर्दी लाकर दे दी और नटवरलाल उसी दिन वर्दी पहनकर जेल से निकला और सबके सामने जेल से बाहर चला जाता है। जेल का बाकी स्टाफ नटवरलाल को वर्दी में देखकर सिर्फ सैल्यूट मारते रह जाता है। बाद में जब जांच हुई तब पुलिस वालों को पता चला कि जाने वाला कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि नटवरलाल था और जब उस बक्से को खोलकर देखा गया तो उसमें सिर्फ अखबार भरे हुए थे। एक बार जज ने नटवरलाल से पूछा भी कि तुम जेल तोड़कर इतनी आसानी से कैसे चले जाते हो, तो हाजिर जवाब नटवरलाल ने कहा, मैं जेल तोड़कर नहीं जाता हूं, पुलिस वाले खुद जेल का दरवाजा खोलकर मुझे जाने देते हैं तो मैं चला जाता हूं। दोस्तों, ठगी में नटवरलाल का सबसे बड़ा हथियार बना उसका किसी के भी सिग्नेचर को आसानी से कर देना, उसकी हिंदी और इंग्लिश में मौजूद पकड़ होना और सबसे बड़ी बात उसका निडर और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होना। वो जिससे भी बात करता तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करता कि सामने वाले को कभी शक ही नहीं होता कि उसे लूटा जा रहा है। नटवरलाल भेष बदलने में बहुत माहिर था और ये उसकी खासियत ही थी कि वो जिस भी भेष में रहता, जिस भी प्रोफेशन का चोला ओढ़ता, नटवरलाल पहले उसकी पूरी बारीकियां जान लेता और फिर इतनी साफगोई और कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले से पेश आता कि किसी को शक होना तो दूर, ऊपर से लोग खुद उसे पैसे दे देते थे। ये साल था 1955। दिल्ली की कनॉट प्लेस की एक इमारत के बाहर कई महंगी महंगी गाड़ियां लाइन से लगी हुई थी। हर गाड़ी से कोई बड़ा वीआईपी जैसे कोई बिजनेसमैन, राजनेता या कोई बड़ा अधिकारी निकल रहा था और सभी की नजर एक अधिकारी पर टिकी हुई थी जो एक महंगी कार के सामने सफेद सूट और एक महंगी घड़ी पहने बड़े आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद नटवरलाल था। इस बार वो एक आईएएस अधिकारी बनकर आया था और इस बार उसने बड़े बड़े उद्योगपतियों सहित कई नेताओं अधिकारियों को फंसाने का प्रोग्राम बनाया था। उसने सबको यकीन दिला दिया था कि वो भारत सरकार के एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके लिए उसने बाकायदा कई सरकारी अधिकारियों के फर्जी साइन और मोहरों से सजे सरकारी कागजों को भी दिखाया और उसने वहां मौजूद सब लोगों को बताया कि भारत सरकार दिल्ली से बाहर एक नई इंडस्ट्रियल एरिया बनाने पर विचार कर रही है और प्रोजेक्ट का मुखिया होने के नाते वो उन सबको वहां काफी सस्ती दरों पर जमीन दिलवा सकता है और प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले जो भी वहां निवेश करेगा उसे बाकियों के मुकाबले ज्यादा और कई गुना फायदा होगा। और इस तरह नटवरलाल कई व्यापारी से मोटी रकम वसूल कर वहां से चलता बना। जब एक व्यापारी ने सरकारी तंत्र में अपने सोर्सेज से जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये पूरा प्रोजेक्ट ही फर्जी था। भारत सरकार ने ऐसा कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं था। मामला तुरंत पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन जब तक पुलिस एक्शन में आती प्रोजेक्ट अधिकारी बना नटवरलाल उससे पहले ही शहर छोड़कर रफू चक्कर हो चुका था। पुलिस ने कई जगहों पर दबिश भी दी, लेकिन नटवरलाल हर बार नए नाम के साथ, नई पहचान और नई जगह के साथ सामने आता था।
नई पहचान के लिए उसके पास हर बार नए पहचान पत्र होते और वो इतने असली लगते कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये पहचान पत्र भी फर्जी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ लोगों को ही बेवकूफ बनाया। साल 1958 में उसने एक बैंक को भी ठगने का प्रोग्राम बनाया। उसने फर्जी दस्तावेज और नकली गारंटी पत्र तैयार किया और बैंक के सामने खुद को एक अमीर एनआरआई बताकर लोन के लिए अप्लाई किया। नटवरलाल ने बैंक को भरोसा दिलाया कि वो एक अमीर व्यापारी है और उसे कुछ वक्त के लिए लोन की जरूरत है। इधर बैंक ने उसे लोन दिया और उधर नटवरलाल सारे पैसे लेकर चंपत हो जाता है। बैंक को जब तक इस सारे मामले का पता चलता, नटवरलाल देश छोड़कर नेपाल भाग चुका था। नेपाल पहुंचकर नटवरलाल रुका नहीं और इस बार उसने एक बड़े बैंक को टारगेट किया। उसने बैंक के अधिकारियों से संपर्क किया और अपने आप को भारत का एक पुराना और बड़ा होटल व्यापारी बताते हुए कहा कि उसे नेपाल में एक बड़ा होटल खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसके लिए उसने बकायदा भारत सरकार से जारी अपने कुछ दस्तावेज भी दिखाए। दोस्तों, यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि नटवरलाल जैसे अपना हुलिया बदलता था, वैसे ही फर्जी दस्तावेज बनाने में भी वो बड़ा शातिर था। वो दस्तावेज इस तरह से बनाता कि किसी को उम्मीद भी नहीं होती कि ये सब नटवरलाल की तरह फर्जी हो सकते हैं। खैर, इस बार भी ऐसा ही हुआ। इधर बैंक ने उसे लोन दिया और उधर हर बार की तरह नटवरलाल गायब हो जाता है। और इस बार नटवरलाल नेपाल से सीधा थाईलैंड पहुंचा। यहाँ नटवरलाल ने मनोहर दास के नाम से एक जाली पासपोर्ट बनाया और यहाँ उसने एक अमीर ज्वेलर से दोस्ती की। यहाँ उसने बताया कि वो एक बड़ी रैंक का अधिकारी है और वो उस ज्वेलर्स को एक सोने की खदान दिलवा सकता है। ज्वेलर्स उसे अपनी सारी जमा पूंजी दे देता है और मनोहर दास बना नटवरलाल ये कहकर वहां से चला जाता है कि कुछ दिन बाद वो सारे पेपर बनाकर उसके पास भिजवा देगा। जब तक ज्वेलर्स को कोई शक होता, नटवरलाल हर बार की तरह गायब हो चुका था। और इस बार नटवरलाल थाईलैंड से सीधा पहुंचता है सिंगापुर। नटवरलाल अब भारत के साथ नेपाल और थाईलैंड में भी फ्रॉड कर चुका था, सो अब इंटरपोल की भी उस पर बराबर नजर थी। नटवरलाल जानता था कि अब मुश्किलें बढ़ सकती है, इसलिए वो सिंगापुर में एक नए नाम के साथ एक नए होटल में छोटी मोटी नौकरी करने लगा। और कुछ दिनों बाद उसने सिंगापुर में भी कई लोगों को चुना लगाया और इस बार वो सिंगापुर से निकलकर पहुंचता है बैंकॉक। यहाँ उसने राजेश वर्मा नाम से कई लोगों से ठगी की, जिसमें एक हीरा व्यापारी को अपने फर्जी दस्तावेज दिखाकर हीरे की खदान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी भी शामिल थी। और इस केस में वो पुलिस के हाथ आते आते बाल बाल बचा था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नटवरलाल कभी पुलिस के हाथे नहीं चढ़ा। नटवरलाल कुल 11 बार गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। नटवरलाल को 100 से भी ज्यादा केसों में कुल 113 सालों की सजा हुई थी, जिसमें अलग अलग करके उसने कुल 20 साल ही जेल में गुजारे थे। और हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था, इसलिए उसने कोई भी सजा कभी पूरी नहीं की। लखनऊ सेंट्रल जेल में उसकी एक कारस्तानी का रिकॉर्ड आज भी जेल में मौजूद है। नटवरलाल एक बार 1.5 साल से भी ज्यादा जेल में बंद था और भाग नहीं पा रहा था। उधर उसकी बीवी उसे हर महीने चिट्ठियां लिखा करती, जिसका नटवरलाल कभी कोई जवाब नहीं देता था। जेल के नियम के अनुसार जेल में जब भी कोई चिट्ठी बाहर या अंदर जाती तो उसे पढ़ा जाना जरूरी होता है। इसीलिए उसकी पत्नी की चिट्ठियां भी पढ़ी जाती और उसकी पत्नी हर बार यही लिखा करती थी कि गांव में बुआई का मौसम आ चुका है और उसके पास खेत जुतवाने के लिए पैसे नहीं है। इसीलिए वो बार बार नटवरलाल से गुहार लगा रही थी कि तुम घर पे कब आओगे, क्योंकि जेलर चिट्ठी के बारे में जानता था और वो चाहता था कि नटवरलाल अपनी कोई प्लानिंग या ठगे गए पैसों के बारे में बीबी को बताए। इसीलिए एक दिन जेलर ने नटवरलाल से कहा कि उसकी बीबी परेशान हो रही है, वो उसे जवाब क्यों नहीं देता है। नटवरलाल ने जेलर से कहा कि अब वो अपनी बीबी को चिट्ठी लिखेगा। अगले दिन नटवरलाल ने जब बीबी को चिट्ठी लिखी तो जेलर ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, तुम खेतों की चिंता मत करो, मैंने खेतों में एक जगह सोने के कुछ जेवरात गाड़ रखे हैं, तुम मेरा इंतजार करो, मैं जब आऊंगा तब हम दोनों मिलकर खेत जोत लेंगे। जेलर ने जब ये पढ़ा तो उसके पैरों तले ही जमीन खिसक गई, लेकिन अपनी प्लानिंग में मन ही मन खुश होकर उसने लखनऊ पुलिस से संपर्क किया और रात ही रात में पूरा खेत खुदवा दिया। लेकिन सोने के जेवर नहीं मिलने थे, सो कभी नहीं मिले। जेलर को नटवरलाल के शातिर चाल का तब पता चला जब नटवरलाल की बीवी का इस बार जेलर को खत आया और उसमें लिखा था, मेरा खेत जुतवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों, ये जोक आपने कई बार सोशल मीडिया में पढ़ा या सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये एक असली घटना है और इसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल ही है। इसी तरह एक पेशी के दौरान जज ने नटवरलाल से पूछा कि लोग तुम्हें इतनी आसानी से पैसे कैसे दे देते हैं। तो नटवरलाल ने जज से कहा, आपके पास 1 रुपए हैं। जज ने जेब से निकालकर 1 रुपए उसे दिए तो नटवरलाल ने उसे जेब में रखते हुए बोला, लोग मुझे ऐसे ही पैसे दे देते हैं, मैं किसी को लूटता नहीं हूं। दोस्तों, यहाँ खास बात यह है कि उस पूरी पेशी के दौरान नटवरलाल ने जज को अपनी बातों में लगाए रखा और उनके 1 रुपए फिर कभी वापस नहीं किए।
नटवरलाल धीरू भाई अंबानी और रतन टाटा से लेकर कई फिल्मी हस्तियों के सिग्नेचर और नाम का इस्तेमाल कर कई लोगों से लाखों रुपए ऐंठ चुका था। यहां तक कि जब नटवरलाल को पता चला कि अमिताभ बच्चन को लेकर उसके नाम पर नटवरलाल नाम की एक फिल्म बन रही है, तो वो फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर देता है और इस बार उसने 3 लाख रुपए झटक कर ही अपने कदम पीछे हटाए। इसी तरह नटवरलाल ताजमहल को 3 बार, लाल किले को 2 बार और राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट को उसके 534 सांसदों के साथ ही एक बार बेच चुका है। पार्लियामेंट को बेचने के लिए नटवरलाल ने देश के उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाली दस्तखत कर इस तरह फर्जी दस्तावेज बनाए कि खरीदने वाले को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। यहां तक कि जब उसने पार्लियामेंट बेचा था तब उसमें सभी 543 सांसद भी बैठे हुए थे और नटवरलाल ने उनकी भी कीमत लगा दी थी। ये नटवरलाल की ही कारस्तानी थी कि उसने लोगों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों, नेताओं, व्यापारियों और यहां तक कि जजों को भी नहीं बख्शा था। 96 में उसे 84 साल की उम्र में आखिरी बार तब देखा गया था जबकि वो जेल में था। कई महीनों से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे कहीं भी आने जाने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। उस दिन भी उसे चलने से लाचार होने की वजह से ही व्हील चेयर पर बैठाकर कानपुर से दिल्ली एम्स 3 पुलिस वालों के साथ ले जाया जा रहा था। नई दिल्ली स्टेशन पर उतरते ही 2 पुलिस वाले गाड़ी का इंतजाम करने के लिए स्टेशन से बाहर चले जाते हैं और एक पुलिस वाला जो नटवरलाल के पास खड़ा था उससे नटवरलाल ने कहा कि मुझे चाय पीनी है, तुम मेरे लिए चाय ला दो। 2-3 बार पुलिस वाले के मना करने पर भी जब नटवरलाल ने बार बार उससे आग्रह किया तो पुलिस वाला ये सोचकर चाय लेने चले जाता है कि ये वैसे भी कई महीनों से व्हीलचेयर पर पड़ा है, अपने पैरों से चलकर तो अब क्या ही भाग सकेगा। और पुलिस वाला जब चाय लेकर वापस आया तो वहां पर सिर्फ व्हीलचेयर ही पड़ी हुई थी और नटवरलाल हमेशा के लिए वहां से गायब हो चुका था। दोस्तों, ये आखिरी बार ही था जब किसी ने नटवरलाल को जिंदा देखा, क्योंकि उसके बाद नटवरलाल कभी किसी को नजर ही नहीं आया। और उसके गायब होने के 13 साल बाद 2009 में नटवरलाल के वकील ने कोर्ट में एक दरख्वास्त डाली कि नटवरलाल अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उससे जुड़े सभी मामले अब बंद कर दिए जाएं। कोर्ट ने नटवरलाल की मौत की जांच के आदेश दिए तो नटवरलाल के भाई ने जांच अधिकारियों को बताया कि नटवरलाल की मौत 1996 में ही, यानी उसके दिल्ली रेलवे स्टेशन से भागने के कुछ समय बाद ही हो गई थी और उसका अंतिम संस्कार रांची में कर भी दिया गया। हालांकि जांच अधिकारी और उस वक्त के तमाम मीडिया सोर्सेज ने इसकी जांच की, लेकिन नटवरलाल की मौत या उसके अंतिम संस्कार से जुड़ा कोई भी गवाह या सबूत कभी उनके हाथ नहीं आया। लेकिन इस जांच में नटवरलाल का दूसरा चेहरा भी सबके सामने आया, जिसे जिसने भी सुना उसके मन में देश के इस सबसे बड़े शातिर ठग के लिए एक अलग ही नजरिया बना। नटवरलाल के गांव वाले उसे नटवरलाल कहलाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि मिस्टर नटवरलाल या सर नटवरलाल कहलाना पसंद करते थे। और उसकी वजह यह थी कि नटवरलाल की इमेज अपने गांव में ठग की नहीं बल्कि एक रॉबिन हुड जैसी थी। यहाँ नटवरलाल ने कई लोगों की पैसों से मदद की थी, जिसमें किसी का लोन चुकाना, गिरवी रखी चीजें छुड़वाना, बच्चों की शादी या भंडारा करवाना भी शामिल था। उसने गांव के हर एक आदमी की मदद की थी, इसलिए गांव वाला उसे मिस्टर नटवरलाल या सर नटवरलाल कहना पसंद करते थे। बहरहाल कोर्ट ने फिर यह सोचकर कि अगर नटवरलाल जिंदा भी होता तो 2009 में उसकी उम्र 97 साल होती। कोर्ट ने इसकी जांच बंद कर नटवरलाल से जुड़े सभी मामले बंद कर दिए और इस तरह अपने दिमाग से कई देशों की पुलिस को चक्कर घिनी बनाने और आखिरी बार भी उनके हाथ से निकल जाने वाला ठग नटवरलाल नई सदी में फिर कभी किसी को नजर तो नहीं आया, लेकिन अपने नाम को उसने अपने दिमाग से इतना ऊंचा बना लिया कि लोग आज भी हर ठग को नटवरलाल के नाम से ही पुकारते हैं। 3 अप्रैल 2021 को सीआरपीएफ की स्पेशल बटालियन की बीजापुर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होती है, जिसमें सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हो जाते हैं और एक कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सली अपहरण कर ले जाते हैं। तो मुकेश चंद्राकर नाम के एक जर्नलिस्ट उस जवान को नक्सलियों के बीच से छुड़ा कर ले आता है। लेकिन 1 जनवरी 2025 को जब अपने ही चचेरी भाई के द्वारा मुकेश की हत्या कर दी जाती है तो पूरा देश सन्न रह जाता है। आखिर क्यों की गई थी मुकेश चंद्राकर की हत्या? कौन था मुकेश का चचेरा भाई और क्या था ये पूरा मामला? मुकेश चंद्राकर की हत्या से जुड़ा ये पूरा सच देखिए इस वीडियो में हमारे साथ। इसके लिए ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं और वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहां से भी आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कहे जाने वाले शातिर ठग नटवरलाल और उसकी कारस्तानी से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में कमेंट में हमें जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत। लंबे खेल का पहला उसूल ये है, दिखेगा वो
जो तुम दिखाओगे, लेकिन होगा वो जो तुम चाहोगे। ये रूल आपने बनाया? जी नहीं, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। अब ये कौन है? ये वो है जिन्होंने लाल किला, ताजमहल और सारे एमपी समेत पूरा पार्लियामेंट हाउस बेच दिया। परम पूज्य